नमस्कार साथियों, आई एम इंजीनियर कुणाल तिवारी, डायरेक्टर तिवारी क्लासेज, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल हम नंबर सिस्टम की कहानी पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में कल हमने पढ़ लिया था प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल चलते चलते आपको एक सवाल दिया गया था कि एक ऊंट प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलता है, जबकि उसका पुत्र पहले दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर, इसी प्रकार आगे भी चलता है। तो बताओ वह अपने पिता को कितने दिन पकड़ लेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का सही आंसर आ रहा था 19 दिन। 19 दिन में पकड़ लेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ के फिर आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि एक ऊंट प्रतिदिन, क्वेश्चन ये था, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक ऊंट प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, जबकि उसका पुत्र पहले दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर, इसी प्रकार आगे भी चलता है। तो अपने पिता को कितने दिन में पकड़ लेगा। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पिता द्वारा चली गई दूरी बराबर पुत्र द्वारा चली गई दूरी। जब पिता और पुत्र के द्वारा चली गई दूरी बराबर होगी तो वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो मैं लिख सकता हूं प्रश्नानुसार, सिंपल सी बात है, प्रश्नानुसार पिता द्वारा चली गई दूरी बराबर पुत्र द्वारा चली गई दूरी। अब ये तो पता नहीं भाई कितने दिन पकड़ेगा, तो मैंने एक लाइन में लिख सकता हूं, माना n दिनों में पकड़ लेगा, n दिनों में पकड़ लेगा, माना n दिनों में पकड़ लेगा। तो देखो पिता द्वारा चली गई दूरी, पिता रोजाना पर डे कितना चल रहा है, पर डे पिता चल रहा है 10 किलोमीटर। कितने दिनों तक चलेगा पिता? n दिनों तक। भाई n दिनों में पकड़ लेगा। जैसे पिता 1 दिन चलता है तो 10 गुना 1, 2 दिन चलता है पिता तो 10 गुना 2, 3 दिन चलता है तो 10 गुना 3, और पिता चल रहा है n दिन तो 10 गुना n बराबर पुत्र द्वारा चली गई दूरी। तो देखो पुत्र ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 5, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे 1 2 3 4 5 कौन चलती है? प्राकृत संख्या। तो पुत्र इस प्रकार चल रहा है, इस प्राकृत संख्या चलती है। प्राकृत संख्या चलती है n × n + 1/2। तो देखो n से कट गया n, तो यह जाएगा वर्ग गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n + 1 = n + 1 बराबर 10 2 20, 1 को दरवेद देंगे तो n बराबर 20 - 1, तो n बराबर जाएगा 19 दिन। कितने दिन आ जाएगा? 19 दिन। ओके, तो ये है। अगर आप इसको डिटेल में हल करते हैं, मान लीजिए आप ये चाहते हैं साहब हम तो इसको डिटेल में हल करेंगे, तो देखो डिटेल में तो आप इसको इस तरीके से हल करते हैं। जैसे ये तो पिता और एक पुत्र। तो देखो पिता जो है वो पहले दिन चल रहा है 10 किलोमीटर, पुत्र 1 किलोमीटर। पिता दूसरे दिन 10, पुत्र 2। पिता तीसरे दिन 10, पुत्र 3। पिता चौथे दिन 10, पुत्र 4। पिता पांचवें दिन 10, पुत्र 5। पिता छठे दिन 10 और ये पुत्र 6। सातवें दिन ये 10, ये 7, ये आठवें दिन ये 10, ये 8, ये 9वें दिन ये 10, ये 9, ये 10वें दिन ये भी 10 और ये भी 10। तो कई बच्चे के साथ 10 दिन पकड़ लेगा ना। पिता तो रोजाना 10 किलोमीटर चलेगा, बेटा पहले दिन 1 2 3 और 10वें दिन पकड़ लिया, नहीं 10वें दिन नहीं पकड़ेगा, क्योंकि 10वें दिन तो पिता और पुत्र ने बराबर दूरी चलेंगे। पहले तो गैप हो गया ना 9 दिन का, तो 9 दिन का गैप को कौन कवर करेगा? आगे के 9 दिन कवर कर लेंगे। जैसे 11वें दिन पिता तो 10 चलेगा, 11 चलेगा, ये 12वें दिन ये 12 चलेगा, ये 10 चलेगा, 12, ये 13 दिन ये 10 चलेगा, 13 चलेगा। तो जो 9 दिन का कवर था उसको 9 दिन का लेगा, तो 10 और 9 19 दिन। इनको जब जोड़ेंगे 19 दिन में 190 किलोमीटर, और 1 से जब 19 जोड़ेंगे ये भी 190 किलोमीटर आएगा। कुल मिलाकर शॉर्ट ट्रिक ये है सवाल की, ऐसे सवालों में पिता द्वारा चली गई दूरी को दुगुना करके उसमें से 1 घटा देते हैं। ऐसे सवालों में पिता द्वारा चली गई दूरी को दुगुना करके उसमें से 1 घटाते हैं। तो पिता रोजाना चल रहा है 10 किलोमीटर, 10 का दुगुना 20, 20 में से घटाओ 19 दिन, तो 19 दिन में पकड़ लेगा। अगर मैं देखो छोटा सवाल चेक करके बताता हूं, जैसे पिता रोजाना 3 किलोमीटर चलता है, जबकि बेटा उसका पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इस प्रकार आगे चलता है। तो बताओ कितने दिन पकड़ लेगा? तो पिता रोजाना 3 किलोमीटर चलता है, ये तो है पिता, और ये पुत्र। अब ध्यान देना,
पिता रोजाना 3 किलोमीटर, पिता पहले दिन कितना चलेगा 3, बेटा 1, पिता दूसरे दिन 3, बेटा 2, पिता तीसरे दिन 3, बेटा भी 3, पिता चौथे दिन 3, बेटा 4, पिता पांचवें दिन 3, बेटा 5। अब देखो इनको जोड़ो कितना हो गया 5 दिन में, 3 दिन 6 दिन 9 दिन 12 दिन 15 किलोमीटर चलेगा 5 दिन में। अरे पिता रोजाना 3 किलोमीटर चल रहा है तो 5 दिन में 15 किलोमीटर। अब यहाँ देखो ये कितना चल रहा है 5 और 4 9 3 12 14 1 15, बेटा भी 15 किलोमीटर चल रहा है, कितने दिन में 5 दिन में। तो पिता और पुत्र की द्वारा चली गई दूरी बराबर है, तो कितने दिन पकड़ लेगा बोलो 5 दिन में। अगर मैं कहूँ पिता रोजाना 20 किलोमीटर चलता है, जबकि उसका बेटा पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इसी प्रकार आगे चलता है, तो बता पुत्र पिता को कितने दिन में पकड़ लेगा। चलो वेरी गुड, 20 दूना 40 में से 1 घटाओ 39 दिन में पकड़ लेगा। ओके, तो ये हमने कल पढ़ लिया था, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, कभी एक बार एग्जाम में पूछ लिया था बस अभी तक, तो थोड़ा ध्यान रखना, आगे सुनो ध्यान से। आज हम भैया इसमें पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ी प्राकृत संख्या, और आज जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो हम पहले पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक सम और एक विषम। तो आज हम यहाँ जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या या इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर, ODDNUMBER, विषम संख्या या ऑड नंबर। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, कई बार नंबर सिस्टम में विषम संख्या से भी सवाल पूछा जाता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, ये प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, ये हमें औसत में भी काम आएगा, क्योंकि यहाँ हम सम संख्या पढ़ेंगे, विषम पढ़ेंगे, भाज्य भाज्य पढ़ेंगे। जब हम एवरेज पढ़ेंगे, औसत पढ़ेंगे, तो वहाँ औसत पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ेंगे प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या है, प्रथम 25 विषम संख्या का औसत क्या है। तो आप ये ध्यान देना, ये टॉपिक यहाँ तो काम आएगा ही, लेकिन जब औसत दे रखा है वहाँ भी यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, माध्य औसत में। तो ये 2-3 जगह काम आएगा। तो देखो विषम संख्या किसे कहते हैं, सब जानते हैं प्रत्येक विद्यार्थी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं, या वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश। तो समझ आ गई विषम संख्या। अब मैं आपसे कहूं सबसे छोटी विषम संख्या, तो भैया सबसे छोटी विषम संख्या 1। मैं आपसे कहूं सबसे बड़ी विषम संख्या, तो 13, 15, 17, 19 चलता रहेगा। तो सबसे बड़ी विषम संख्या होगी अज्ञात। अज्ञात, या मैं कहूं ज्ञात नहीं की जा सकती, या मैं कहूं अपरिभाषित, अपरिभाषित या अनडिफाइंड, ये हो जाएगी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सॉरी सबसे बड़ी विषम संख्या अपरिभाषित या अज्ञात, और सबसे छोटी विषम संख्या 1। लेकिन यहां से क्वेश्चन ऐसे तो आते नहीं है। अब जो विषम संख्या का क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो बनता है वो आप बड़े ध्यान सुनना। पहला हम यह पढ़ने के लिए जा रहे हैं विषम संख्याओं का योग, या इंग्लिश में अगर हम बोले तो एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स, एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स या विषम संख्याओं का योग। तो देखो एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, गणितीय फॉर्म में लिखना चाहें, तो 1 + 3 + 5 + 7 + डैश ये होता है। ठीक है। अब अगर हम विषम संख्याओं के योग के सूत्र की बात करें, तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखना, विषम संख्याओं का जो योग होता है कैपिटल N स्क्वायर, कैपिटल N स्क्वायर, जहां N बराबर क्या है, वेयर N इक्वल टू विषम पदों की संख्या, विषम पदों की संख्या। विषम पदों की संख्या का मतलब है जैसे ये 7 है, 7 तक, तो 7 तक कितनी विषम संख्या है, 1 2 3 4। ठीक है। अगर भैया मैं आपसे ये पूछूं कि 100 तक कितनी विषम संख्या है, तो देखो 100 तक कितनी विषम संख्या, आदि सम और आदि विषम, तो 100 तक कितनी विषम संख्या 50। मैं आपसे भैया ये कहूं 10 तक कितनी विषम संख्या है, 10 तक, तो देखो 10 तक कितनी विषम संख्या, 1 3 5 7 9, तो 10 तक कितनी विषम संख्या है 9, अरे ना, 10 तक विषम संख्या 5, 1 2 3 4 5। 20 तक कितनी विषम संख्या है 10। 19 तक कितनी विषम संख्या है
9.5, अरे नहीं, 20 तक विषम संख्याएं 10, 19 तक भी विषम संख्या 10 ही है, क्योंकि 20 के हटने से विषम संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देना। अब दिमाग में आता सर आपसे होता क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो हमें थोड़ा सा देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखो क्वेश्चन ये आ गया, मान लीजिए कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डैश 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 प्लस 49 बराबर क्वेश्चन मार्क। या ऐसे पूछ सकता है 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 50 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा। वैसे तो देखो 50 बोलना गलत है, क्योंकि 50 तो सम संख्या होती है। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए 1 से 49 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा, लेकिन वो बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो सुनो, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मुझे आप ये बताओ 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं। तो आप सब जानते हो 25 तो हो गई विषम और 25 हो गई सम, 25 तो हो गई विषम और 25 हो गई सम। तो आधी तो हो गई सम और आधी हो गई विषम, ठीक है। यानी कि आधी सम और आधी विषम, तो टोटल 50 संख्या थी, 25 विषम और 25 क्या होंगे बोलो सम, ठीक है। अब आपको पता है विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं के योग का सूत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों n²। तो ये बताओ मुझे n का मान कितना है। n का मतलब विषम पदों की संख्या। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्या 25, तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625। तो 49 तक कितनी विषम संख्या होती है बोलो भैया, सॉरी 49 तक कितनी विषम संख्या होती है 25। अरे 1 से लेकर 49 तक कितनी विषम संख्या 25, तो 25 के साथ 625। ओके, आगे देखो, आगे चल के अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, एक अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, जैसे नॉर्मल से क्वेश्चन आ गया, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डैश 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 प्लस 99 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले तो पहचानो क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो जब इसको आप गौर से देखोगे तो ये पूछना चाह रहा है विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या का योग कहां से कहां तक, 1 से लेकर 99 तक। तो 1 से लेकर विषम 99 तक विषम संख्या का योग। अब आप सबको पता है विषम संख्या का योग का सूत्र क्या है, विषम संख्याओं का योग। तो देखो भैया विषम संख्याओं का योग का जो सूत्र है ना वो है n²। क्या बोलो भैया, n²। तो विषम संख्याओं का योग का सूत्र n²। तो देखो विषम संख्या का योग का सूत्र जो n² है, तो मुझे बताओ 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्या होती है। तो आप सब जानते, पहले तो मुझे बताओ 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्या, अरे आधी सम और आधी विषम। तो 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या हो गई 50। सर इसमें 100 तो है नहीं, हमें 1 से 99 तक निकालनी है। तो 1 से लेकर 99 तक भी 50 ही विषम संख्या होंगी, क्योंकि जो 100 है ना उसमें 2 का भाग चला जाता है, इसलिए 100 सम संख्या है ना कि विषम संख्या। तो मुझे बताओ विषम संख्या का योग का सूत्र n²। n का मतलब विषम पदों की संख्या। तो 1 से लेकर 99 तक कितने विषम पद 50। तो ये जगह 50 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा कितना बोलो भैया 2500। क्या जाएगा बोलो भैया 2500। इससे हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कल मैंने एक आपको दूसरी विधि बताता हूँ। कल आप मैंने एक पॉइंट बताया था, कुछ लोग जो कल क्लास नहीं ले पाए थोड़ा ध्यान देना, कि ये था जब सार्वंतर समान हो, जब सार्वंतर समान हो तब, जब सार्वंतर समान हो तब योग बराबर। तो योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 गुणा पदों की संख्या। ये सूत्र आपको लिखा था कल, आपको याद हो तो देखो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सार्वंतर समान है। बताओ कितने कितने का है सार्वंतर, समय 2 का है, 1 3 5 7 9। तो 2 का अंतर, प्रथम पद कितना है 1 प्लस अंतिम पद कितना है 99 अपॉन 2, ठीक है, गुणा पदों की संख्या। तो मुझे बताओ 1 से लेकर 99 तक कितने पद होते हैं। गलत बात, 1 से लेकर 99 तक 99 ही पद होते हैं, और आप बता रहे 50।
अरे मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा है कि 1 से लेकर 99 तक कितने विषम पद होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता कि 1 से लेकर 99 तक कितने विषम पद होते हैं, तब आप बोलते 50। और मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 99 तक कितने पद होते हैं, तो भैया 1 से लेकर 99 तक तो 99 विषम पद होंगे, ठीक है ना। तो लेकिन साहब यहाँ पदों की संख्या कौन सी, यहाँ आएगी विषम पदों की संख्या। तो 1 से लेकर 99 तक कितने विषम पद, 50। तो विषम पद 50 है। तो 99 100 बटा 2 गुणा 50। तो देखो 100 से 2 कट जाए कितनी बार, 50 बार। तो 50 गुणा 50, अरे 100 से कट जाएगा तो 50 गुणा 50 2500 आएगा। तो देखो ऊपर वाले सूत्र से 2500 आ रहा है, नीचे वाले से क्या रहा बोलो 2500 आ रहा है। तो इसमें कोई ऐसी खास घबराने की बात नहीं है। और देखो अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस 109 प्लस डैश डैश डैश, चलो इतने लिख लो, प्लस डैश 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 399 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान देना, अब ये संख्या 1 से शुरू नहीं हो रही, विषम संख्या शुरू होती है 1 से, और ये हो रही है 101 से। तो इसमें डायरेक्ट सूत्र नहीं लगेगा। इसको हल करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका देखते हैं भाई, पहला तरीका क्या है। पहला तरीका तो यह है प्रथम विधि। प्रथम विधि तो यह भैया हमें 101 से लेकर के 399 तक का योग निकालना है। तो आप बुरा नहीं मानो तो मैं ऐसे कर सकता हूं 1 से 399 तक की विषम संख्याओं का योग। 1 से 399 तक विषम संख्याओं का योग निकाले। 1 से लेकर कहां तक 399। सर ये तो हमसे 101 से 399 तक निकलवा रहा है। अरे तो घटा दो, माइनस कर दो। देखो 1 से 399 तक की विषम संख्या का योग माइनस 1 से 100 तक की विषम संख्या। 100 नहीं 99 लिख लो, 100 तो विषम होती नहीं है। 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का योग। 1 से 399 तक की विषम संख्या का योग माइनस 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का योग। तो पहले अपन निकालेंगे 1 से लेकर 399 तक की विषम संख्याओं का योग, उसमें से घटाएंगे 1 से लेकर के 99 तक की विषम संख्याओं का योग। तो आप समझदार हो, जब 1 से लेकर 399 तक की विषम संख्या के योग में 1 से लेकर 99 तक की घटा देंगे, तो 1 से लेकर 99 तक की जो घटा देंगे कहां से बचेंगे, 101 से 399 तक की बचो जाएंगे। तो देखो 1 से 399 तक की विषम संख्या का योग निकालेंगे। विषम संख्या का योग का सूत्र होता है n स्क्वायर यानी माइनस n स्क्वायर। तो मुझे बताओ 1 से लेकर 400 तक कितनी विषम संख्या होती है, 400 तक कितनी विषम संख्या होती है, 200। वेरी गुड। तो 1 से लेकर 399 तक भी 200, तो 400 का हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो n स्क्वायर हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्या, 50 का स्क्वायर। अरे 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या होगी 50, 99 तक 50 विषम संख्या। तो अब ये लो 200 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 2 जीरो की 4 जीरो, कितना आगे बोलो 40,000। ओके, माइनस 2500। 40,000 में 2500 घटा दो तो कितना जाएगा 37,500। 0 0 5 7 और 3 37,500 गए। एक तरीका तो हो गया ये पहली विधि। दूसरी विधि अपने वही बात वाली है, उतारना चाहता लो इसके शॉर्ट देख लो। अब देखो आप दूसरी विधि क्या कहती है कि दूसरी जो विधि है, ये तो थी प्रथम विधि, दूसरी विधि थोड़ी आसान विधि है। तो देखो दूसरी विधि से अपन कैसे करेंगे सवाल को। अभी अपन ने सूत्र पढ़ा योग बराबर, जब सारांतर समान होता तो योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 गुणा पदों की संख्या। योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 गुणा पदों की संख्या। तो योग बराबर प्रथम पद कितना बोलो भैया 101 प्लस अंतिम पद कितना बोलो 399 अपॉन 2। अरे योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 गुणा पदों की संख्या। तो देखो योग बराबर प्रथम पद कितना 101 प्लस अंतिम पद 399 अपॉन 2 गुणा पदों की संख्या।
तो देखो 101 से लेकर 399 तक कितने पद होते हैं, तो पद निकालना सीखो आप। पहले मुझे बताओ 1 से लेकर 400 तक कितनी विषम संख्या होंगी, 200। अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 399 तक कितनी विषम संख्या होंगी, तो 399 तक भी 200 ही होंगी, क्योंकि 400 के हटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे चाहिए 101 से 399 तक, 1 से लेकर कहां तक घटा दूं, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्या घटा दूं। जो 100 तक की विषम संख्या घटा दूं तो कहां से बजाएंगे, 101 से 3, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्या, 50। तो 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्या, वही 50। कितने बच गए बोलो पद, ये घटा दो, 150 बच गए। यहाँ जाए गुणा 150। कहने मतलब है 101 से लेकर के 399 तक 150 विषम संख्या होती है, क्योंकि 400 तक विषम संख्या होती है 200। 400 तक विषम संख्या कितनी होती है 200, और 100 तक कितनी होती है 50। तो 100 तक की 50 घटा दो, अरे 200 में से 50 घटा दो तो 150 बच गई। कहां से कहां तक, 101 से 399 तक। तो इनको दोनों को जोड़ो, देखो जोड़ा 103 4 से 500 बटे 2 गुणा 150। 500 में 2 का भाग दिया 250 गुणा 150। अब गुणा कर लो, तो देखो 2 0 2 0, 15 5 75 का 5 का 7, 15 2 से 7 37, 37,500 आ गए। बताओ क्या दिक्कत है, चाहे उससे निकालो चाहे इससे निकाल लो, थोड़ा थोड़ा आदत में डाल लो। ये कोई देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा प्रकृति का एक जो नियम है, जो मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव किया है, वो केवल एक ही चीज अनुभव की है कि ये जो दुनिया है ये प्रैक्टिस की है, ये अभ्यास की है। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आपने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। लेकिन एक आदमी बोला, सर आपने तो इसमें गलत बोल दिया, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। वुमेन्स का क्या होगा, तो वुमेन्स के लिए मैं कहता हूं, वुमेन्स आर ऑलरेडी परफेक्ट, देयर इज नो नीड ऑफ प्रैक्टिस फॉर वुमेन्स। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस तो दोनों को ही करनी पड़ेगी, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, यानी जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस जो होती है वो इंसान को निखारती है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। जब तक आप किसी क्षेत्र में काम नहीं करोगे तो उस काम की गहराइयों का नहीं पता चलेगा। अभी आप मैथ के फील्ड में आ रहे हो नए नए, तो आपको क्या होगा, एक एक सवाल को करना पड़ेगा, अभ्यास करने का पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो जब आप काम करोगे कुछ गलती होगी तो उनमें सुधार भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थी ध्यान देना कि आपको अभ्यास करना जरूरी है। आप प्रैक्टिस करोगे, जो छोटी मोटी एरर हैं वो अपने आप धीरे धीरे क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। लेकिन एरर दूर तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। कोई काम करोगे गलती होगी, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो गलती भी नहीं होगी। अगर भैया आप काम ही नहीं करोगे तो गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी तो सुधार नहीं होगा। तो कोई भी आदमी अगर काम करता है, कोई भी काम करता है, तो उसमें गलती होगी तो उसमें सुधार होगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी आदमी क्या होता है, गलती के डर की वजह से काम ही नहीं करता है, इसलिए वो पिछड़ जाता है। हिंदुस्तान का पिछड़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि हिंदुस्तान का आदमी काम इसलिए नहीं करता कि गलती होगी, उसको डर रहता है जग हंसाएगा कि मैं ये काम करूं कि दुनिया तो नहीं हंसेगी, और इस चक्कर में बेचारा पिछड़ जाता है। ठीक है, जिसने इस चीज की परवाह नहीं की वो ऊंचाइयों तक पहुंच गया। तो विशेष ध्यान देना इस बात का। तो बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब देखो आगे, अगर क्वेश्चन दूसरी स्टाइल में पूछ लिया कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो विद्यार्थियों कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा। 400 गलत। तो देखो प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है, सब जानते हैं, n स्क्वायर। लेकिन n स्क्वायर होता है जहां n बराबर तो विषम पदों की संख्या, विषम पदों की संख्या। सवाल क्या कर रहा है, प्रथम 40 विषम संख्या का योग क्या होगा। अरे कितनी विषम संख्या का योग पूछ रहा है,
40 विषम संख्या का योग पूछ रहा है, तो n का मान कितना आएगा 40, और 40 का स्क्वायर आएगा 40 गुणा 40, और 40 गुणा 40 आएगा भैया 1600। हाँ 400 जब आता, 400 भी आ जाता अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 40 तक की विषम संख्या योग क्या होगा मुझे बताओ। 40 तक कितनी विषम संख्या होती है? अरे 40 तक विषम संख्या होती है 20, तो 20 का स्क्वायर फिर क्या था 400 आता। लेकिन ये तो खुद काउंट करके दे रहा है कि 40 विषम संख्या का योग क्या होगा। कितनी विषम संख्या 40, तो 1600 होगा। अगर मान लीजिए छोटा समझो आप, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर प्रथम 6 विषम संख्या का योग होगा 9, क्योंकि 6 तक विषम संख्या 3 3 से 9। अरे नहीं, प्रथम 6 विषम संख्या का योग क्या होगा मुझे बताओ। 6 विषम संख्या है कौन कौन सी? तो 1 3 5 7 9 और 11। अरे 1 3 5 7 9 और 11 कितनी विषम संख्या हो गई है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 विषम संख्या का योग पूछ रहा है, तो 6 विषम संख्या योग होगा 36। 6 का स्क्वायर 36, क्यों? 11 9 20 और 7 27, 5 32 और 3 35 और 1 36। तो विषम संख्या योग होता है n स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। तो याद रखना, अगर सवाल है मान लीजिए ऐसा होता कि 6 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा, ऐसा होता 6 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा, तो मुझे बताओ 6 तक कितनी विषम संख्या? 3। 6 तक कौन कौन सी? 1 3 और 5। अरे 6 तक कितनी विषम संख्या? 1 3 5 ही तो है, 3 ही तो है, तो 5 3 8 1 9। तो 6 तक विषम संख्या हो गई 3, तो 3 स्क्वायर 9। तो थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लेना। कई बार क्या होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया, 2 बूंद जिंदगी की, याद रखना। तो आगे सुनो, ये विषम संख्याओं का योग आ गया। इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग। विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, विषम संख्याओं के वर्गों का योग या एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक। या गणित में अगर इसको हम लिखेंगे तो गणित में लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 7 का स्क्वायर। तो इंग्लिश में लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये तो चलेगा, आगे भी अगर हमें ज्यादा जरूरत पड़ी तो डैश। विषम संख्या 1 3 5 7। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सुंदर सा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, जहां स्मॉल n बराबर, स्मॉल का n होता है छोटा n, जहां स्मॉल बराबर विषम अंतिम विषम पद, अंतिम विषम पद मतलब कौन सा विषम पद बोलो? अंतिम विषम पद। अब आपके दिमाग में वही बात आ रही, सर आप ये बताओ क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो एक आध बार एग्जाम आ चुका है एसएससी वगैरह में 10 प्लस 2 सीजीएल में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 19 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 19 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले तो आप ये समझो, सवाल को हल करने से पहले आप उसको ये देखो कि ये चाहता क्या है। तो आपने जब इसको गौर से देखा तो पता चला साहब 1 से लेकर के 19 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना चाह रहा है। तो 1 से लेकर के 19 तक की विषम संख्याओं का जब ये योग निकलवाना चाह रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए विषम संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र क्या है। तो प्यारे बच्चों, विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। तो ये विषम संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र हो गया। यहां n का मतलब होता है अंतिम पद, तो मुझे बताओ अंतिम पद कितना है बोलो? 19, ठीक है ना, अंतिम विषम पद। तो 1 3 5 7 में अंतिम विषम पद हो गया 19। तो एन क्या लिख दो बोलो भैया? 19 ब्रैकेट 19 प्लस 1 ब्रैकेट बंद n प्लस 2 19 प्लस 2 अपॉन 6, ठीक। अब देखो 19 जगह तो 19 और 1
20, 19 और 2 21 अपॉन 6। तो अब इनको काट लेंगे, इसको अपन काट लेंगे। 3 दूना 6, 3 7 21 और 2 से 10 बार, तो 19 और 23 33, 1330 आ जाएंगे। हल करेंगे ना इनको तो 1330 आ जाएंगे। बताओ क्या दिक्कत है। और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अभी और देख लेते हैं। देखो 2 क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, थोड़ा और आदत मान जाएगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आया कोई, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 39 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 39 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो विषम संख्याओं का हमें वर्गों का योग करना है। तो विषम संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र क्या होगा। विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। तो देखो n का होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है बोलो, 39। तो इन जगह लिखा आपने 39, ब्रैकेट मतलब गुणा 39 और 1 40 गुणा 39 और 2 41 अपॉन 6। 3 दूना 6 और 13 3 39, 2 से कटेगा कितनी बार 20 बार, तो आ जाएगा 13 गुणा 20 गुणा 41। 13 दूना 26, 2 60 गुणा 41, तो 0 का 0, 26 से कम 26, है ना, 2 हासिल, 26 दूना 52, 52 दूना 104 और 2 106, 10 660, 10 6 6 0। कोई दिक्कत कुछ नहीं, लास्ट का पद लो, 1 जोड़ो फिर 2 जोड़ो, गुणा कर दो, नॉर्मल सा सवाल है। तो इस टाइप का सवाल कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। वैसे तो वर्ग और घन के सवाल एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस कभी कभार इस टाइप के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो था हमारा विषम संख्याओं के वर्गों का योग का, है ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, है ना। हाँ देख क्या लो, आगे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे आगे 21 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 39 का स्क्वायर, इसको अगर निकालना है तो जब हम इसको निकालेंगे ना तो कैसे करेंगे बताओ। आप इसको जब निकालोगे तो ऐसे कर लेना, 1 से ऐसे कर लेना, 1 से 39 तक का 1 प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का प्लस डैश प्लस 19 का स्क्वायर। इसमें से आपको घटा देना है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 39 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1 से लेकर के 19 तक के वर्गों का, सॉरी 1 से लेकर के 39 तक के वर्गों का योग, उसमें से घटा देना है 1 से लेकर 19 तक के वर्गों का योग। तो 1 से 39 में से जब 1 से 19 तक घटा देंगे, 19 तक घटा देंगे, कहां से बदलना चल जाएगा 21। 1 से 39 तक का भी आपने निकाला है 10 660 और 19 तक आपने 1330, इनको घटा लेना, आंसर आ जाए कितना जाएगा 0 0 3 और फिर 3, है ना 9, 93 30 आ जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं, ये देख लेना। ओके, 21 से 39 तक निकालना है तो 1 से 39 तक निकाल लेना, उसमें से घटा देना 1 से 19 तक आ जाएगा। तो अभी इसमें हम पढ़ेंगे अगला विषम संख्याओं के घनों का योग। विषम संख्याओं के घनों का योग, तो देखो विषम संख्याओं के घनों का योग। तो देखो विषम संख्याओं के घनों का योग क्या कहेगा। विषम संख्या घनों का योग का मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डैश। अरे घन का मतलब ये होता है, घन का होता है घात 3 है, घात 3। तो विषम संख्याओं के घनों का योग का मतलब होगा 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। तो देखो प्रिय विद्यार्थी, विषम संख्याओं के अगर हमको घनों का योग निकालना है तो विषम संख्या के घनों का योग का सूत्र क्या होता है बताओ बोलो। n स्क्वायर ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1, जहां n बराबर विषम पदों की संख्या। विषम पदों की संख्या मतलब यहाँ n का मतलब विषम पदों की संख्या लेना है। जैसे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब है, मान लीजिए इसको हल करना है। तो इसको अगर अपन को हल करना है तो सूत्र क्या लिखेंगे, n स्क्वायर ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1। तो n का मतलब विषम पदों की संख्या। तो विषम पद कितने, 1 2 3। अगर ये होता अंतिम पद तो अंतिम पद तो आता 5। अब अगर विषम पदों की संख्या तो विषम पदों की संख्या कितनी हुई
5 नहीं 3, 1 2 3, तो ये जो है 3 का स्क्वायर ब्रैकेट 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 ब्रैकेट 3 9 दूना 18, 18 माइनस 1, ओके, अरे 3 9 दूना 18 माइनस 1 17, 17 नंबर 153, तो कितना जाएगा 153 आ जाएगा। कोई दिक्कत सर? ये तो हम वैसे ही कर लेते हैं। अरे कैसे कर लेते हैं आप? अरे सर इसमें क्या है, 1 का क्यूब 1, ठीक है, 3 का क्यूब 27, 5 क्यूब 125, फिर 7 और 12 1 13 का 3 का, 2 2 4 1 5, ये लो 53। भैया ये छोटा सवाल है, इसको आप कर लोगे, लेकिन अगर मान लीजिए ये सवाल ऐसे आ जाता कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डेड डैश प्लस 19 का क्यूब, और तुम्हारी हालत खराब हो जाती सवाल हल करने में। पहले 1 का क्यूब निकालते, फिर 3 का, फिर 5 का। कई बच्चे तो इतने गरीब बैठे हैं बेचारे जिनको ये नहीं पता 1 का क्यूब क्या होता है या 5 का क्यूब क्या होता है। पढ़ाएंगे 1 का क्यूब 1 होता है, क्यूब 3 का क्यूब 9 नहीं होता, 3 तिया 9 नहीं होता, 3 तिया 27 होता है, 5 तिया 15 नहीं होता, 5 तिया 125 होता है। 5 का क्यूब का मतलब 5 गुना 5 गुना 5। ऐसे 19 का क्यूब का मतलब होगा 19 गुना 19 गुना 19, 19 19 361 गुना, फिर हम करेंगे 19, ठीक है ना, तो ये आगे चल के आ जाएगा 65 के आसपास। चलो खैर कोई बात नहीं। अगर हम ये बात करें कि सॉल्व करने की, तो सॉल्व करने की बात करें, पहले तो पहचानो क्या कह रहा है। ये कह रहा है विषम संख्याओं के घनों का योग। तो विषम संख्या घनों का योग का सूत्र होगा n स्क्वायर ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस 1। n का मतलब विषम पदों की संख्या, तो विषम पद कितने हैं बोलो? 19, नहीं गलत बात। 1 से लेकर 19 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 10, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक कितनी विषम संख्या? 10। 1 से 19 तक कितनी विषम संख्या? 10। तो n का मान आएगा 10। यहाँ बच्चे जल्दबाजी में 19 लिख देते हैं और उत्तर गलत हो जाता है। तो 10 का स्क्वायर ब्रैकेट 2 गुना 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो देखो 10 का स्क्वायर कितना बोलो? 100 ब्रैकेट 2 गुना 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, तो 10 की जगह 10, 10 का 100 गुना 200 माइनस 1, तो 100 की जगह 100, 200 में से घटेंगे 199, तो कितना जाएगा? 19 100 900। ये इसका आंसर आएगा। बताओ क्या दिक्कत? तो ये आगे विषम संख्या के घनों का योग। थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना इस चीज का कि बाई चांस जब कोई टफ पेपर बनता है, एसएससी लेवल का जब क्वेश्चन बनता है तो इतने सवाल पूछ जाते हैं। नहीं तो भैया यहाँ से आज तक जो क्वेश्चन आया है ना, पुलिस फौज पटवार रीट के जो सिंपल पेपर होते हैं जिनमें दे रखा है, रीट में टॉपिक दे रखा है जोड़ बाकी गुणा भाग, वहाँ कई बार पूछ सकते हैं। तो नॉर्मल पूछते हैं कि 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 50 विषम संख्या का योग 2500। कोई कहता है 20 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो 20 विषम संख्या का योग 400। कोई कहता है 20 तक की विषम संख्या का योग क्या होगा, तो मुझे बताओ 20 तक कितनी विषम संख्या होती है, तो 20 तक विषम संख्या होती है 10, तो 10 के स्क्वायर 100। तो ये है सिंपल सी बात। चलो खैर अब आगे चलते हैं अपन, है ना। तो जब अपन आगे चलेंगे, तो देखो अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सम संख्या। क्या रहेगा बोलो? सम संख्या या इवन नंबर। ठीक है। ऑड में कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3। 3 कैसी संख्या होती है? विषम, तो ऑड का मतलब विषम। इवन में कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4, तो 4 की संख्या है सम, तो इवन का मतलब सम। वैसे तो केवल कोई खास बात नहीं। देखो सम संख्या योग, तो सम संख्या किसे कहते हैं? सब जानते हो प्यारे बच्चों कि वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। तो 2 से पूर्णतः 2 4 6 8, ये तो है सम संख्या। लेकिन हमें जो यहाँ सीखना है वो सीखना है सम संख्याओं का योग। तो देखो सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो सम संख्याओं का योग का मतलब होगा 2 + 4 + 6 + डैश। तो सम संख्याओं का योग का एक सुंदर सा सूत्र होता है। क्या होता है बोलो भैया? n × n + 1। यहाँ कैपिटल n आएगा। कैपिटल n का मतलब होता है, कैपिटल n का मतलब होगा सम पदों की संख्या। देखो कैपिटल n का मतलब होता है पदों की संख्या, है ना, और स्मॉल n का मतलब होता है अंतिम पद। छोटा n होता है ना, उसका मतलब होता है अंतिम पद। तो छोटा n तो है नहीं, कैपिटल n है, बड़ा वाला n, तो यहाँ सम पदों की संख्या होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन की बात बनती है, तो क्वेश्चन मान ली पहला सवाल ये बना कि 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? 100 तक की सम संख्याओं का योग। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ 100 तक कितनी सम संख्या होती है? तो भाई देखो 100 तक 50 तो सम और 50 विषम, क्योंकि आधी होती है सम और आधी में 2 का भाग चल जाएगा सम और 2 का भाग नहीं जाएगा विषम, तो आधी में चल जाएगा, आधी में चल जाएगा, 50 होगी।
अब आपको पता है सम संख्या में योग का सूत्र क्या होता है, तो भाई योग सम संख्या योग का सूत्र अभी लिखा है n इंटू एन प्लस वन। तो जब n इंटू एन प्लस वन होता है तो मुझे होता है n का मतलब होता है सम पदों की संख्या। तो 100 तक कितने सम पद, 50। तो n का मान कितना लिखा बोलो भैया, 50 ब्रैकेट है 50 प्लस 1। तो 50 जगह 50 ब्रैकेट में गुणा 50 और 1 51, कितना देंगे बोलो 0 5 5 25। तो यह आ गया 2550। कोई दिक्कत बोले यहाँ तक, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। अब अगला क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा आ गया, दूसरा क्वेश्चन देखो और देखो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए है कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश 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 प्लस 200। अब क्या करोगे आप, तो देखो अब आप कैसे करोगे, ये पूछ रहा है 200 तक की सम संख्या होगी। तो मुझे बता 2 से लेकर 200 तक कितनी सम संख्या होंगी, तो बताओ सम संख्या बराबर समपद। बोलो समपद अच्छा लगेगा। समपद कितने हो गए 200 तक, 100 ही तो होंगे ना, अरे 200 तक संपद 100 ही तो होंगे ना आधे। अब योग क्या होता है, योग क्या होता है n इंटू एन प्लस वन। अरे सम संख्या योग का सूत्र n इंटू एन प्लस वन। एन का मान कितना बोलो, एन का होता है सम पदों की संख्या। तो कितने पद हो गए 100। 100 की जगह 100 ब्रैकेट होता है गुणा 100 1 101। तो 100 गुणा 101 कर दो, 1 1 कम 1 2 0 2 0, ये लो 10,100। कोई दिक्कत बता नहीं आता, ठीक है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन बीच में से पूछ ले, कहां से पूछ ले बोलो भैया, बीच में से पूछ ले। जैसे बीच में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरीके से पूछ लिया आपसे, मान लीजिए जैसे एक बार आरपीसी अकाउंटेंट मांगा 222 प्लस 224 प्लस 226 प्लस डैश 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 प्लस 888। एक बार आरपीएस अकाउंटेंट 2011 में पूछ लिया था सवाल। तो देखो 222 प्लस 224 प्लस 226 प्लस डैश डैश प्लस 888 का योग ज्ञात करो। तो देखो आप ऐसा करो, 1 से लेकर 888 तक का योग निकाल लो, उसमें से घटा दो 1 से लेकर 220 तक का योग। अरे भाई 888 तक की सम संख्याओं का योग माइनस 220 तक की सम संख्याओं का योग, क्योंकि जब आप 220 तक की सम संख्याओं का योग घटा दोगे तो कहां से बदलना चालू होगा, 222 से बदलना चालू हो जाएगा। तो देखो सुनो भैया, या दूसरा अपने पास है योग बराबर, अरे दूसरा अपने पास है योग बराबर, जब सारा अंतर समान होता है तो योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद है ना, अपॉन 2 गुणा पदों की संख्या। अब प्रथम पद क्या है 222, ओके। अंतिम पद क्या है बोलो 888 अपॉन 2 गुणा पदों की संख्या। अभी पदों की संख्या टेंशन दे रही है, सर ये कैसे निकाले, तो देखो घबराना नहीं। 1 से लेकर 888 तक कितने पद, 1 से लेकर 888 कितने पद, गलत बात, वही गलती कर रहे हो दोबारा। 1 से लेकर 888 तक 888 पद होते हैं, लेकिन 1 से लेकर 888 तक कितने समपद, तो 1 से लेकर 888 तक कितने समपद 444। मुझे कहां तक नहीं चाहिए 220 तक नहीं चाहिए, तो 1 से लेकर 220 तक कितने समपद 110 समपद, घटा लो 4 3 3 334। तो पदों की संख्या आ गई 334। अब देखो ये तो पद निकाली, पद ऐसे निकालना है। अब इनको जोड़ दो, 8 2 10 की 0, 8 2 11 का 1 का, 8 2 11 का 1110 बटे 2 गुणा 334। प्यारे बच्चों 2 का भाग दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 555 गुणा 334 ही आएगा ना, 555 गुणा 334। तो 555 गुणा जब 334 करेंगे तो कितना आएगा 18 75 70। देखो चलो गुणा कर लो, कोई बात नहीं। तो 555 गुणा 334 कर लेते हैं, चलो अभी कर देते हैं। 5 से गुणा करते हैं इसको पहले, तो 5 चौके 20 का 0 हासिल 2 5 3 15 2 17, ठीक है ना, हासिल 1 5 3 15 और 1 16। ये लो वही आ जाएगा वापस, 5 से गुणा कर तो वही आ जाएगा। और टोटल कर लो 0 7 8 7 15 का 5 का, और 7 7 13 14 1 15, 7 7 13 14 और 1 15 है ना, और ये हो जाएगा 7 7 13 14 1 15 का 5 का, और 6 7 1 8 1। तो 18 53 70 कितना जाएगा 18 53
सॉरी 18 53 70 ये है। तो इसको उतार लेना एक बार, 18 53 70। ये एक बार आरपीएससी अकाउंटेंट पूछ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, बड़ा था, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, सूत्र सिंपल सा, प्रथम पद गुणज संधि पद अपन दो गुणा पदों की संख्या। तो ये हमारी आज हमारी जो कहानी थी वो थी सम संख्या की। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही रहेगा। कल हम इसमें पढ़ेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है ना, वो अपन कल बात करेंगे, कल इसको समाप्त कर देंगे और एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देंगे कल सम संख्या को। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम नंबर सिस्टम की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम अलग इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। थैंक्स सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल हम आपसे मिलते हैं, आगे सम संख्या कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।